नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है जो प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं एन.के. बोस। इनका जो पूरा नाम है वो है निर्मल कुमार बोस। एन.के. बोस ने भारतीय समाज में अध्ययन के लिए जो परिप्रेक्ष्य अपनाया वो था सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य, सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में जो है समाज का अध्ययन सभ्यता की पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता है और ये जो परिप्रेक्ष्य है ये सामाजिक संरचना और संस्कृति में जो परिवर्तन होता है उसको समझने में प्रमुख रूप से सहायक है। और इस परिप्रेक्ष्य के जो अध्ययन के जो स्रोत है वो उनके अंतर्गत शास्त्रीय और जो मध्य युग के जो शास्त्र है उनका विश्लेषण किया जाता है। साथ ही जो प्रशासकीय रिकॉर्ड है, इसके अलावा गांव, जाति आदि का जो विस्तृत आधार है उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें जो एकता, समाज में जो एकता और विविधता के जो प्रमुख तत्व होते हैं उनके आधार पर समाज का विश्लेषण किया जाता है। और इस परिप्रेक्ष्य को जो मानने वाले हैं उनका विश्वास है कि सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्र और सभ्यता का विशद अध्ययन ऐतिहासिक सभ्यता परिप्रेक्ष्य से ही किया जा सकता है और इसी संदर्भ में समाज को सही ढंग से समझा जा सकता है। एन.के. बोस के अलावा जो सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य है उनको मानने वालों में सुरजीत सिन्हा, कोहन और बर्नार्ड एस. कोहन प्रमुख है। अब हम बात करते हैं कि जो एन.के. बोस ने जो भारतीय समाज में जो पद्धति शास्त्र है उसके अंतर्गत उन्होंने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया और वो प्रमुख रूप से सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन में उनकी रुचि बनी रही और उन्होंने भारतीय शास्त्रों के आधार पर सांस्कृतिक लक्षणों और उनका एक वर्गीकरण तैयार किया। और उनका मानना था कि जो भारतीय समाज को समझने के लिए नृजातीयता तथा जो भारत शास्त्र है उसका समन्वय करना चाहिए और इन दोनों ही आधारों पर भारतीय सभ्यता की पुनर्रचना हो सकती है और इसी संदर्भ में जो भारतीय समाज है उसको सही ढंग से समझा जा सकता है। साथ ही एन.के. बोस ने मैनिलोवस्की के प्रकार्यात्मक उपागम को अपने अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया। अब हम देखते हैं जो एन.के. बोस है उनके भारतीय समाज के बारे में उनके जो विचार है वो क्या है। तो सबसे पहले उनका जो अध्ययन है वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित जो उनके प्रमुख अध्ययन रहे हैं उन्होंने इसमें इनके अध्ययन अपने जो पुस्तक है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में वर्णित किया है। और इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि उन्होंने संस्कृति की जो प्रकृति है उसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति एक ऐसी अनुकूलन क्षम्य युक्ति है जो संस्कृति की आत्मा के द्वारा संगठित होती है। एन.के. बोस के अनुसार संस्कृति के जो बाह्य यानी कि भौतिक ढांचे के नीचे विश्वासों और भावनाओं को एक ऐसा पुंज होता है जो कि संस्कृति की बाह्य अभिव्यक्ति को निर्धारित करता है और ऐसे विश्वास, भावनाएं, विचार जीवन दर्शन से उत्पन्न होते हैं और वे एक युग विशेष की ज़रूरतों और आकांक्षाओं से नियंत्रित होते हैं। साथ ही एन.के. बोस ने संस्कृतियों के विश्लेषण और वर्गीकरण में हिंदू ग्रंथों की जो विभिन्न कोटियाँ हैं जैसे कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तथा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के प्रयोग का सुझाव दिया है। और उन्होंने किसी संस्कृति में व्यवहार के 4 वर्ग बताए हैं जिनमें फर्स्ट है वस्तु अर्थात भौतिक पदार्थ, सेकंड है क्रिया जिसमें कि आदतन क्रिया को उन्होंने सम्मिलित किया है, थर्ड है सहमति जिसमें सामाजिक समूहों को उन्होंने सम्मिलित किया है और फोर्थ है तत्व यानी कि ज्ञान।
इसमें उन्होंने ज्ञान के दो प्रकार बताए हैं। विचार उन्मुख ज्ञान जो कि प्रयोग और आलोचना पर आधारित होता है, और दूसरा है विश्वासमुखी ज्ञान जो कि आस्था पर आधारित होता है। और एन.के. बोस ने सुझाव दिया कि इन धार्मिक कोटियों का प्रयोग इनके जो ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, और उन्होंने परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाया है, और इसकी चर्चा उन्होंने अपनी जो बांग्ला भाषा में जो लिखित पुस्तक है उसमें किया है। और इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रक्रियाओं के कई जो विभिन्न आयाम हैं, जैसे कि ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भरता का दोहरा चरित्र, राजशाही के साथ उसके संबंध, जनजाति परिप्रेक्ष्य, उसका विलयन, तीज त्यौहार, तीर्थ स्थान है, प्राचीन ग्रंथों में पवित्रता, लौकिक जीवन संबंधी मानदंड है आदि का विश्लेषण किया है। इसी प्रकार उन्होंने भारतीय सभ्यता में एकता और जो विविधता है उसके बारे में भी बताया है, और ये कहा है कि भारत में सांस्कृतिक विभाजनों की परंपरा रही है, जैसे कि उत्तर में आर्यों और दक्षिण में द्रविड़ ऐसे ही विभाजन रहे हैं, और इसी प्रकार भाषीय विभाजन भी भारतीय समाज में रहे हैं और सांस्कृतिक विभाजन के अंग रहे हैं। और भारतीय समाज में धर्म, भाषा, समुदाय, प्रजाति, क्षेत्र, व्यवसाय, भौतिक संपदा आदि के आधार पर विविधताएं पाई जाती हैं, और फिर उनमें कई लक्षण, प्रथाएं, फिर भी उनमें जो विभिन्न ऐसे विशेषताएं, परंपराएं, प्रथाएं और विश्वास पाए जाते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। और साथ ही एन.के. बोस ने इन विविधता के जो संस्कृति में जो विविधता पाई जाती है उनके लक्षणों को बताने के साथ साथ उनमें एकता के जो विभिन्न तत्व पाए जाते हैं उनका भी विश्लेषण किया है। और इसमें सर्वप्रथम उन्होंने जजमानी प्रथा को लिया है। उनका कहना है कि समाज के कई समूह जजमानी प्रथा के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, और जिसमें प्रत्येक जाति समूह अपने आनुवंशिक पद और व्यवसाय के आधार पर दूसरे जाति समूह को अपनी सेवाएं देता है। इसी प्रकार देश के जो विभिन्न तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा करते समय जो अंतर प्रादेशिक और अंतर प्रजातिक एकता प्रदर्शित होती है उसका भी इन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही इसमें भौतिकता के आधार पर भी एकता को व्यक्त किया है, यानी कि भौतिक तत्वों के जो प्रसार है और वितरण के अपने अध्ययनों के द्वारा वो उसने प्रदर्शित किया है कि भारत में जो राज्यों और क्षेत्रों में भाषा के आधार पर भिन्नता होते हुए भी भौतिक संस्कृति के अनेक ऐसे साझा तत्व विद्यमान हैं जो कि उनके निरंतर आपसी संपर्क और संबंधों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा है कि भौतिक जीवन के स्तर पर जो अत्यधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है वे तब धीरे धीरे कम होती जाती है जब हम ऊपर की ओर अर्थात जीवन के जो उच्च आदर्श है, विश्वास है और कला के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। सेकंड जो विचार है वो है जाति व्यवस्था पर। एन.के. बोस के जो विचार हैं जाति व्यवस्था पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और एन.के. बोस ने भारतीय जाति व्यवस्था को एक नया अर्थ दिया है। उन्होंने जाति व्यवस्था को एक स्वनियंत्रित पारस्परिक सहयोगी समूह जो कि सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं इस रूप में उनको उस जाति को परिभाषित किया है। उन्होंने भारत के जो विभिन्न भागों में जाति व्यवस्था के जो प्रभावी आधार है उनका अध्ययन किया, और उसके आधार पर बताया कि भारत में मंदिरों, मठों, राजाओं आदि की जो भूमिका है वो जाति व्यवस्था के नियंत्रण में थी। उन्होंने जाति व्यवस्था के उद्भव, भारत की एकता में इसकी भूमिका, विभिन्न जातीय प्रथाओं और अनेक प्रकारों को लेकर अनेक लेख लिखे हैं। एन.के. बोस ने जाति व्यवस्था के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत, पुनर्जन्म की धारणा, पवित्रता, अपवित्रता के विचारों को अस्वीकार किया है, और भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के बने रहने में इसके आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा
प्रदान करने के प्रकारों को इन्होंने प्रमुख माना है। एन के बोस ने कहा है कि उत्पादन की जातीय आधार की ये जो व्यवस्था है पूर्णतः अप्रतिस्पर्धात्मक, आनुवंशिक और व्यवसाय पर आधारित थी, जिसके कारण सभी समूहों में आर्थिक सुरक्षा की एक प्रकार से गारंटी मिली हुई थी। एन के बोस ने जाति व्यवस्था का मार्क्सवादी विश्लेषण भी किया है और कहा है और बताया है कि यह उत्पादन का एक ऐसा संगठन है जिसमें प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं है, और यह कृषकों, कारीगरों, यहाँ तक कि जो सैनिकों का एक ऐसा आनुवंशिक व्यावसायिक संघ या गिल्ड जिसको कह सकते हैं वो है, जो कि एकाधिकार की भावना पर आधारित है, और इसमें प्रत्येक संघ को अपने अपने व्यावसायिक धर्म का पालन करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता रहता है, ताकि एक दूसरे के संघ के प्रति जो पूरक धर्म की सेवाओं के द्वारा व्यक्ति की जो जिंदगी है वो चलती रहे, और इसमें व्यावसायिक यानी कि जातीय धर्म का पालन न करने पर व्यक्ति को प्रायश्चित करना पड़ता था। साथ ही एन के बोस ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में पारिस्थितिकीय और जननांकी कारकों को भी महत्वपूर्ण माना है, और उन्होंने जाति का जो आर्थिक संगठन है उसमें 2 तत्वों का उल्लेख किया है। फर्स्ट है प्रतिस्पर्धा का अभाव। उन्होंने बताया कि अपने अपने जो व्यावसायिक धर्म का पालन न केवल जो कठिन परिस्थितियों में आपात धर्म का पालन करते हुए इसमें रोजी रोटी के लिए व्यावसायिक परिवर्तन की इसमें केवल छूट दी गई है, और व्यक्ति अधिकांश रूप में व्यक्ति अपने जो जातीय धर्म है, जाति के अनुसार जो व्यवसाय है उसका निर्धारित था उसी का पालन करता था। केवल आपात धर्म के रूप में इसमें जाति के अतिरिक्त, जातीय व्यवसाय के अतिरिक्त दूसरे व्यवसाय को अपनाने की छूट दी गई थी। दूसरा जो इसमें तत्व बताया है जाति में आर्थिक संगठन का, वो है सामाजिक संगठन की एकता और समानता में भूमिका। एन के बोस ने पूंजीवादी व्यवस्था से इसकी तुलना की है, और जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के बिना हस्तक्षेप, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन और लाभ के लिए उत्पादन, इस प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था में जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती है। उसी प्रकार संपूर्ण भारत में अलग अलग भागों में जाति के रूपों में अंतर होते हुए भी इसके जो भौतिक तत्व है और जो मूल आधार है उनमें भी समानता देखी जा सकती है। साथ ही इसमें संपत्ति संबंधी धारणा में थोड़ा बहुत अंतर होते हुए भी जो संपूर्ण हिंदू भारत में मिताक्षर या जो दाएं भाग का उत्तराधिकार नियम है वो प्रचलित है। अतः जाति के साथ साथ संपत्ति संबंधी इन विचारों की समानता ने भारतीय सभ्यता में एकता स्थापित करने में भी मदद की है। साथ ही एन के बोस ने कहा है कि जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन के संबंध में जो उनके विचार है उसमें उसके बारे में उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था के ढांचे में मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन या जाति व्यवस्था में विघटन तभी उत्पन्न होगा जब इसके आर्थिक आधार में गुणात्मक रूपांतरण संभव होगा, और जाति के ऊपरी ढांचे में, ऊपरी जो ढांचा है जाति का, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है, जिससे इसका जो नया स्वरूप है वो उभर कर वर्तमान में सामने आ रहा है। लेकिन अभी भी जो जातिगत निष्ठाएं हैं वो समाज में जीवित है, जो कि जातीय तथा प्रजातिक समूह की भावनाओं को मजबूत करती है और जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। इसके बाद है एन के बोस के जो आदिवासी अध्ययन किए उन्होंने, उस पर जो विचार दिए उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ट्राइबल लाइफ इन इंडिया जो पुस्तक है उसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी कृषक और दस्तकारों की जो जीवन व्यवस्था है उसमें कोई व्यापक परिवर्तन अभी नहीं आया है, और आदिवासी तथा कृषक समुदायों के विपरीत जो लोक ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच एक प्रकार से बहुत ही अधिक गहरी असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं। और एन के बोस ने ओडिशा के
आदिवासी समूह जुआंग का अध्ययन किया और इसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने जो आदिवासी अध्ययन से संबंधित जो विचार हैं वो व्यक्त किए हैं। इसके अलावा एन के बोस ने नगरों की समस्याओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में नगरों में एक नवीन संस्थाओं के विकास की गति इतनी धीमी है कि उसके द्वारा व्यक्तियों के जीवन को संवारना अत्यंत कठिन है और व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपनी रचनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित करने में बाधा अनुभव करता है, जिससे कि नगरों में एक प्रकार की मानक शून्यता या एनोमी की स्थिति पैदा होती है। तो इस प्रकार एन के बोस ने भारतीय समाज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और इन्होंने प्रमुख रूप से जो सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य है उसको अपने अध्ययन का आधार बनाया और इनके विचारों से हमें भारतीय समाज की जो संरचना है उसको समझने में बहुत मदद मिलती है।